अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बड़ा ही हॉट टॉपिक है, दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन। बल्कि अगर आप ये कहें कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस बात में कोई मुबालगा राय नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप मेरे साथ रहेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ समझेंगे बल्कि मैं आपको इसकी बहुत सारी ना सिर्फ एप्लीकेशंस बताऊंगा, मैं अपनी लाइफ में भी बताऊंगा कि हमारी लाइफ में बर्नौलीज इक्वेशन कहाँ कहाँ लगती है और हमें किन किन चीज़ों का ख्याल भी रखना चाहिए। बड़ा ही मशहूर और महान किस्म का साइंटिस्ट था। इसकी एक पूरी फैमिली जो होती थी वो बड़ी ही एजुकेशनिस्ट थी और बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं यहाँ स्टोरी आपको बर्नौली की नहीं सुनाने आया, ये तो आपको गूगल से भी मिल जाएगी और किसी AI से भी मिल जाएगी। बहरहाल हम चलते हैं, बर्नौली ने क्या काम किया और बर्नौली इतना फेमस क्यों हुआ, अपनी इस इक्वेशन से क्यों हुआ और इस इक्वेशन में ऐसा क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, जब भी फ्लूइड किसी भी चैनल से, किसी भी ट्यूब से या किसी भी जगह से फ्लो कर रहा होता है तो उसके फ्लो करने से ना सिर्फ प्रेशर पैदा होता है बल्कि उसके अंदर एक वेलोसिटी क्रिएट होती है, उसके अंदर एनर्जीज पैदा होती हैं। हम बर्नौली थ्योरी में प्रेशर, एनर्जी और इनका कॉन्सेप्ट हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। स्टूडेंट, एक बात याद रखें, दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंजर्व रहती हैं। जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपने 2-3 चैप्टर्स पहले पढ़ा था, इसी तरह एक फिक्रा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जीज भी आपकी बिल्कुल सेम रहती हैं। एनर्जी ना डिस्ट्रॉय होती है ना ही एनर्जी जो है वो आपकी क्रिएट होती है, बल्कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज होती है और इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आए एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, बल्कि इसी से आगे मैं इक्वेशन को बढ़ाऊंगा। लेट्स से ये हमारे पास एक पाइप है। ये पाइप आप देख रहे हैं कि एक लोअर हाइट से एक अपर हाइट, नहीं इतनी हाइट पे जा रहा है, ये काफी ज्यादा हाइट है। अगर ऊपर वाली हाइट इसके लिहाज से देखा जाए एक अच्छी खासी हाइट है। और अगर मैं फर्ज करें मैं एक फ्लूइड ले लूं और फ्लूइड ये मैं लेता हूं, फ्लूइड यहां से फ्लो कर रहा है, यानी उस पर एक फोर्स लग रही है जो फ्लूइड को आगे की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स से जाहिर करते हैं। जो फोर्स है उसका नाम हम F1 कर देते हैं। और इसी तरह बाकी चीजें, जैसे अगर इसका एरिया जो होगा उसको, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको डेल्टा डेल्टा नहीं होगा क्योंकि इसमें चेंज नहीं पैदा हो रही, A1 कहेंगे। और अगर ये इसके कंप्लीट वॉल्यूम की बात करें तो वो हमारे पास V हो जाएगा। सेम जब यही फ्लूइड आपका फ्लो करके इस पॉइंट पे पहुंचता है किसी भी पॉइंट पर, तो इसकी जो फोर्स है वो अपोजिट साइड से लगनी शुरू हो जाती है, बिकॉज इट इज एट अ ग्रेटर हाइट। ये आपकी एक हाइट पर मौजूद है, फोर्स लगती है। और इसके जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डेल्टा x2 कहेंगे। जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको A2 कहेंगे और इसका फुल वॉल्यूम V2 हो जाएगा, यानी V है हमारे पास। वैसे वॉल्यूम दोनों साइड पे कांस्टेंट ही रहते हैं। ये आपको मैंने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में बताया था कि किसी भी टाइम का जो वॉल्यूम है वो हर जगह पर एक ही जैसा रहता है। इसको फ्लो रेट भी कहते हैं। कल के बल्कि लेक्चर में एक गलती हो गई थी, मैंने वो फ्लो रेट को फ्लूइड फ्लो पढ़ लिया था, जो कि मैंने उसको अपने कमेंट में बिल्कुल सही भी कर दिया। तो समटाइम ऐसा होता है, हम भी इंसान हैं, क्योंकि एक ही रवा में अगर इतने लेक्चर्स दिए जाएं तो फिर गलती के चांसेस जो हैं वो बढ़ भी जाते हैं। बहरहाल उसकी मैं माजरत आपसे चाहता हूँ। तो स्टूडेंट, ये हमने एक सिनारियो क्रिएट किया जिस सिनारियो में एक साइड से एनर्जी लग रही है और यही एनर्जी जो है वो दूसरी साइड पे हमारे पास जा रही है। जी स्टूडेंट, ये तमाम सिनारियोज तो आपको पता चल गए। अगर इसकी हाइट हम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखें तो H1 है और इसकी हाइट का नाम हम H2 रख लेते हैं। ये एक सिनारियो हमने जो है ना वो सेट कर दिया। आए अब जरा इसकी इक्वेशन को डिराइव करते हैं और फिर निकालते हैं कि एक्चुअली बर्नौली साहब कहना क्या चाह रहे थे। बर्नौली साहब एक्चुअली बताना चाह रहे थे कि एनर्जीज जो हैं वो टोटल एक ही जैसी रहती हैं।
यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां भी होल्ड करती है। तो दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू हियर, कि आज आपको बर्नौली के थ्योरम से समझाऊंगा कि फ्लूइड में भी एनर्जीज ना तो डिस्ट्रॉय होती हैं ना क्रिएट होती हैं, बल्कि टोटल एनर्जीज वही रहती हैं जो है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब अगर फर्ज करें आपका ये फ्लूइड वहां पहुंच गया, तो जो टोटल वर्क डन फ्लूइड को करना पड़ा है वो वर्क 1 प्लस वर्क 2 के इक्वल है। यानी इस जगह का वर्क डन और इस जगह का वर्क डन, ये दोनों वर्क डन हमारे पास आ जाएंगे। ये स्टूडेंट इसको नंबर 1 इक्वेशन बनाकर रखें। अब आते हैं वर्क डन 1 पे। ये क्या है? वर्क डन होता है स्टूडेंट हमारे पास एफ डी कॉस थीटा के। आप सबने पढ़ा हुआ है एफ डी कॉस थीटा, एक आई थिंक मैंने चैप्टर में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। एफ डी कॉस थीटा, एफ कहते हैं वो फोर्स जो आपकी इस एंड पे लग रही है, उसका नाम मैंने F1 रखा। डी कहते हैं स्टूडेंट्स ये डिस्प्लेसमेंट को, जिसका नाम मैंने डेल्टा x1 रखा। कॉस थीटा होता है स्टूडेंट हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा होता है। फोर्स भी यहां है स्टूडेंट और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी हमारी यहां है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगा cos 0 डिग्री। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा F1 डेल्टा x1, cos 0 होता है 1 के इक्वल। तो यूं हमारे पास F1 डेल्टा x1 हमारे पास वर्क एट वन साइड ये आ गया। इसको नंबर 1 रोमन नंबर में हम इसको जाहिर कर लेते हैं। ये हमने लिख दिया। स्टूडेंट्स अब मैं इसको रोमन नंबर्स में करूंगा। ये सुने, इस जो 1 वाले हैं उनको रोमन नंबर्स में करूंगा, जो 2 वाले हैं उनको मैं ABC में करूंगा, ताकि दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन रख सकूं मैं। अब आते हैं स्टूडेंट F पे। F1 क्या चीज है? F1 कहते हैं वो फोर्स जो यहां से लग रही है, ठीक है, उसको F1 कहा जाता है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था। ऑब्वियसली ये प्रेशर है, प्रेशर F P इज इक्वल टू F बाई A होता था, ये आपने पढ़ा है। और ऑब्वियसली ये प्रेशर इस साइड पर है तो हम इसको P1 कहेंगे, तो ये F1 ओवर A1 हो जाएगा। जब यहां से हम F1 की वैल्यू निकालेंगे, A1 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू F1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, जिसको हमने इसके अंदर जो है वो सब पुट करना है। तो जब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो P1 A1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने इसकी निकाली। अब इसकी सोचते हैं इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। ये तो हमने इसकी वैल्यू निकाली ना F1 की। अब चलते हैं डेल्टा x1 की वैल्यू क्या हो सकती है। स्टूडेंट डेल्टा x1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और आप जानते हैं कि स्पीड होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के। कल भी हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में भी यही बात पढ़ रहे थे कि स्पीड 1 अगर होगा तो ये 1 हमारे पास आ जाएगा। तो डेल्टा टी चूंकि टाइम दोनों के लिए सेम होता है, जितना यहाँ उसी देर में वो वहां पहुंच जाता है, क्योंकि फ्लो रेट एक ही जैसा होता है हर जगह पर, तो टाइम एक ही जैसा होता है। तो टाइम के लिए हमने डेल्टा टी ही नाम रखा। डेल्टा टी चूंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहाँ जाके शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, V1 डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास ये एक और हमारे पास आ गया, यानी F1 की वैल्यू ये आ गई स्टूडेंट, और डेल्टा x1 की वैल्यू V1 डेल्टा t हमारे पास ये आ गया। इन दोनों की वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 रोमन में जो लिखा है इसमें पुट कर देते हैं। ये देखिए आप स्टूडेंट, W1 हमारे पास था F1 डेल्टा x1। अब हम क्या करेंगे, F1 है हमारे पास P1 A1, और ये है स्टूडेंट V1 डेल्टा t, ये हमारे पास आ गए। ये हमारे पास स्टूडेंट जो वर्क डन इस साइड से हुआ उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। इसको स्टूडेंट हम रोमन नंबर में 2 से जाहिर कर लेते हैं। आते हैं अपने दोबारा इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। अब हमारे पास दिया हुआ है W2, इसको सॉल्व करते हैं। W2 ये क्या चीज है स्टूडेंट? एज यूजुअल W2 होगा FD cos थीटा के, FD cos थीटा के इक्वल होगा। अब चूंकि यहां 2 है तो इसके साथ भी हम 2 लगाएंगे, इसके साथ ये डेल्टा x नाम रखा हुआ था, आप देख लें, इसकी डिस्प्लेसमेंट का नाम हमने डेल्टा x2 रखा था।
कॉस थीटा। स्टूडेंट यहां देखें, फोर्स आपकी ये है, डिस्प्लेसमेंट उस जगह पर है, दे आर एग्जैक्टली एंटी पैरेलल टू ईच अदर, सो दे आर मेकिंग 180 डिग्री। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो तो 180 डिग्री आपका एंगल बनता है। हमने यहां 180 डिग्री लगा दिया, सो W2 हो जाएगा F2 डेल्टा X2 cos 180 हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -1 के इक्वल। जब हम -1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क 2 हो जाएगा -F2 डेल्टा X2, ये आ जाएगा हमारे पास सारे का सारा। इसका नाम स्टूडेंट हम स्मॉल a में हम लिख लेते हैं। आते हैं अब इन दो वैल्यूज की तरफ। सबसे पहले आते हैं F2, दूसरे में आते हैं डेल्टा X2। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से F2 जिसका F1 हमने फाइंड किया, आप उस साइड के प्रेशर को P2 कहेंगे। P2 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। तो A2 यहां आएगा, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा P2 A2, ये आ गया हमारे पास। इसी तरीके से स्टूडेंट डेल्टा X2 हमने फाइंड करना है। जिस तरीके से हमने ये फाइंड किया कि वेलोसिटी यानी स्पीड जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के इक्वल होती है। टाइम हमारे लिए सेम होगा क्योंकि फ्लो रेट एक ही जैसा है, तो ये डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो डेल्टा X2 की स्टूडेंट वैल्यू आएगी V2 डेल्टा T, ये हमारे पास आ गई। इसको रोमन B में हम जाहिर कर लेते हैं, सॉरी बल्कि यूं करें कि ये दोनों वैल्यूज, ये और ये दोनों वैल्यूज हम इसमें फिक्स कर देते हैं। वर्क 2 हमारे पास आ गया, इसकी ये माइनस है, F2 क्या है हमारे पास P2 A2 और ये है V2 डेल्टा T, ये आ गया, और इसको हमने रोमन नंबर में B से जाहिर कर लिया। तो ये स्टूडेंट वर्क 1 का फॉर्मूला ये है, वर्क 2 का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, ये हमारे पास आ गया। मैं चाहूंगा आपकी इजाजत से कि मैं इसको रेज कर दूं, क्योंकि अभी हमें बहुत सारा काम जो है यहां कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स ये आपने वर्क डन की वैल्यूज निकाल ली। वर्क डन था स्टूडेंट W1 प्लस W2। हम यूं करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लिखते टोटल वर्क डन था वर्क 1 प्लस वर्क 2 के। वर्क 1 के स्टूडेंट हमारे पास दिस वन P1 A1 V1 डेल्टा T, P1 A1 डेल्टा V1 डेल्टा T, और ये प्लस है ये माइनस है। अब इस W2 की वैल्यू जब उठा के हम इसमें डालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T, ये हमारे पास आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। अगर स्टूडेंट कल का आपको लेक्चर याद हो तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कहा था एक्चुअली ये इसको चले हम नंबर 2 से जाहिर कर लेते हैं। अगर कल का लेक्चर याद हो, मैंने कहा था A1 और V1 ये A2 V2 के इक्वल होता है, जिसको हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट है। अगर याद हो, ये आपने इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी आपके पास, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारे पास थी। उसकी वजह से ये A1 A2 जो है A1 V1 A2 V2 के इक्वल हो गया, जिसका नाम हम AV रख सकते हैं, ये AV, क्योंकि इनका प्रोडक्ट सेम रहता है। तो स्टूडेंट इन जगहों पर यानी W इज इक्वल टू P1, इस जगह पर हम AV लगाते हैं, AV और डेल्टा T। इसी तरीके से P2 और ये हमारे पास है AV डेल्टा T, ये हमारे पास आ गया। तो हमने एक्चुअली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। स्टूडेंट आगे चलते हैं। कल ही यानी पिछले लेक्चर में ही, लेक्चर नंबर 4 में ही जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का था, उसमें मैंने एक बात बताई थी कि एक्चुअली AV जो है उसको फ्लो रेट भी कहा जाता है। मैं कल गलती से फ्लूड फ्लो कह गया था, वो उसको मैं उसकी दोबारा आपसे माफी चाहूंगा। इनफैक्ट मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी कहा था ये फ्लो रेट है। फ्लो रेट होता है वॉल्यूम
पर टाइम के, वॉल्यूम का v मैंने थोड़ा कर्व कर लिया क्योंकि ये स्पीड है, वॉल्यूम पर टाइम के लिए डेल्टा टी रख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अगर ए वी की वैल्यू मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में डाल देता हूं, W इज इक्वल टू, ये देखें P1, ए वी की जगह पर लिखते हैं वॉल्यूम पर टाइम, ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास, और ये भी हमारे पास डेल्टा टी है। इसी मेथड से P2 और स्टूडेंट ये क्या हमारे पास A2V2 है, जिसका नाम हमने ए बी रख लिया था, ये सॉरी ये ए बी की जगह पर वॉल्यूम पर टाइम रख लेते हैं, और ये भी हमारे पास डेल्टा टी है। तो डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा। यूं हमारे पास अगर मैं इन दोनों में से वॉल्यूम कॉमन निकाल लूं तो W हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू P1 माइनस P2, जिसको चेंज इन प्रेशर भी कहते हैं। इसको थर्ड इक्वेशन का नाम रख के 1 मिनट के लिए सेव करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि वर्क की वैल्यू हमारे पास आई V इंटू प्रेशर 1 माइनस प्रेशर 2, ये हमने थर्ड इक्वेशन का नाम दिया था। मैं चाह रहा था आपके सामने उसी इक्वेशन को सीधा सीधा यहां लिख लूं। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमें चाहिए इस वॉल्यूम की वैल्यू और इस वर्क डन की वैल्यू, इनकी वैल्यूज चाहिए। पहले हम इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, फिर बाद में हम इनकी वैल्यूज लगाएंगे। स्टूडेंट मेरी एक बात याद रखें, जब भी किसी बॉडी पे वर्क डन किया जाता है ना, वो वर्क डन आमतौर पे उसकी एनर्जीज में स्टोर हो जाता है। क्या मतलब ये कि फर्ज करें अगर एक मार्कर को उठा के मैं इस पोजीशन पे लेकर आता हूं, मैंने उसको क्या किया, मैंने वर्क डन किया, इसमें ग्रेविटेशनल वर्क डन भी हो रहा है, मैंने एक वर्क डन किया, ये वर्क डन इसके अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जीज में स्टोर हो जाएगा, और जब इसको छोड़ देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। जैसे जैसे पोटेंशियल कम होगी काइनेटिक इंक्रीज होगी। यानी एक्चुअली जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होता है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। हम यूं करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ये हमने कंपेयर कर ली। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया, यानी ये भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है। ये वर्क डन जो है हमारे पास V इंटू P1 माइनस P2 है, और ये वर्क डन है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसके सम के इक्वल है। स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम देते हैं। अब आते हैं इन पर कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एंड एग्जैक्टली वॉल्यूम क्या है। स्टूडेंट आप सब जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास पर वॉल्यूम के। आप सब लोगों ने स्कूल लेवल पे ये सारा पढ़ा हुआ है। जो वॉल्यूम होता है, जी स्टूडेंट, अगर मैं इस डेंसिटी की वैल्यू यहां मास पर वॉल्यूम फिक्स कर दूं, और ये हमारे पास P1 माइनस P2 है, तो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जीज में चेंज क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी की चेंज यही होती है ना कि सेकंड काइनेटिक एनर्जी में से फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दिया जाए, और पोटेंशियल एनर्जी में भी यही होता है कि रियली सॉरी स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूम की वैल्यू यहां जब आएगी तो मास पर डेंसिटी आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये मेरे स्टूडेंट्स पीछे बैठे जो मुझे गाइड भी कर रहे हैं। मास पर वॉल्यूम डेंसिटी ये आ गया हमारे पास। सो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होंगी कि सेकंड पोटेंशियल एनर्जी में से फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी को हम माइनस कर दें, यूं हमारे पास इनकी चेंजेस आ जाएंगी। स्टूडेंट्स इसी को आगे सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये है मास पर डेंसिटी P1 माइनस P2। काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। इधर भी होगा हाफ mv स्क्वायर। अब 1 वाला है, 2 वाला है तो m2 V2 का स्क्वायर, और 1 वाले के लिए हाफ
m1, या चलो इसको भी डेल्टा m कर दो, m1 v1 का स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है स्टूडेंट, आप सबको पता है mgh के इक्वल होती है, लेकिन सेकंड पोटेंशियल एनर्जी है तो m2gh2, g जो है वो तो कांस्टेंट होता है, उसमें g2 ना लिखिएगा। और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी 1 होगी m1gh1, ये हमारे पास आ गया सारे के सारा। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, हमारे मैसेज जो हैं इन पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉर्मूला लगता है कि मैसेज हर जगह पे कांस्टेंट होते हैं। जाहिर बात है वही फ्लूइड जो एक जगह पे था वही फ्लूइड दूसरी जगह पे गया विदाउट एनी लॉस, वहां चला गया, तो इसका मतलब है मैसेज हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। तो हम ये कर कहने वाले हैं मास पर डेंसिटी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ डेल्टा m V2 का स्क्वायर हाफ डेल्टा m V1 का स्क्वायर प्लस m, इसको भी डेल्टा m का नाम दे दें यहां, डेल्टा m GH2 का स्क्वायर डेल्टा m GH1 का स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट इन सब में से डेल्टा m कॉमन निकल रहा है, हम यहां से डेल्टा m कॉमन निकाल लेंगे, बाकी बच जाएगा 1/2 V2 का स्क्वायर 1/2 V1 का स्क्वायर, GH2 और GH1 हमारे पास आ गया, और यहां भी डेल्टा m ओवर डेंसिटी इंटू P1 माइनस P2 आ गया। स्टूडेंट्स ये देखें डेल्टा m और डेल्टा m आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी की वैल्यू है, ये यहाँ डिवाइड हो रही है, ये सबसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 रो V2 का स्क्वायर 1/2 रो V1 का स्क्वायर रो GH2 माइनस रो GH1, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट सब वैल्यूज को प्लस करने के लिए माइनस वालों को यहां लेकर आओ, यहां के माइनस वहां फेंक दो, जैसे ये P1 है और ये देखिए ये माइनस का प्लस हो जाएगा रो GH1 और ये माइनस का है प्लस हो जाएगा 1/2 रो V1 का स्क्वायर। तो P2 माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस हो जाएगा। और इसी तरह आप देखें ये हमारे पास है रो GH2 और ये हमारे पास है प्लस में प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स फाइनल आंसर को गौर से देखें, प्रेशर 1 रो GH1, ये प्रेशर 2 रो GH2, सेम फॉर्मूले, यहां 1 आ गया ये 2 आ गया, 1/2 रो V1 का स्क्वायर 1/2 रो V2 का स्क्वायर, यानी दे बोथ आर आइडियल। ये तो अभी फ्लूइड एक से दूसरी जगह पे पहुंचा था, जब फ्लूइड दूसरी से तीसरी जगह पे पहुंचेगा तो ये फॉर्मूला आगे हो जाएगा P3 प्लस रो GH3 प्लस 1/2 रो V3 का स्क्वायर हो जाएगा। सो हम ये बात कह सकते हैं कि प्रेशर प्लस रो GH प्लस हाफ रो V का स्क्वायर ये थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है, इस पूरे फ्लूइड के फ्लो में कांस्टेंट रहता है, फ्लूइड के फ्लो में ये थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। सो इससे हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये तमाम चीजें आपकी कांस्टेंट रहती हैं। स्टूडेंट बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, आप लोग भी बड़े इससे इंप्रेस होंगे। देखें व्हाट इज दिस प्रेशर, प्रेशर किसके इक्वल होता है, प्रेशर होता है प्रेशर इज इक्वल टू F/A के इक्वल होता है, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं कि प्रेशर एक्चुअली है क्या चीज, प्रेशर होता है कि टोटल वर्क डन इन अ यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में कितना वर्क डन किया। मैं प्रूव करके आपको बताता हूं, बल्कि मैं इसको रेज करता हूं ताकि थोड़ी सी आपको बातें इंपॉर्टेंट बताऊं। ये एक मेन इक्वेशन थी जिसको मैं नहीं बताना चाहूंगा, ये देखें स्टूडेंट्स गौर से देखें, व्हाट इज दिस प्रेशर, ये प्रेशर है।
आपको पता है प्रेशर किसके इक्वल होता है? वर्क डन इन यूनिट वॉल्यूम के। आमतौर पे आपने तो F बाई ए पढ़ा हुआ है। अब एग्जाम्पल मैं प्रूफ करके देता हूं ये क्यों होता है ऐसा। वर्क डन होता है हमारे पास एफ डी के या एफ डेल्टा, हमने तो यहां डेल्टा एक्स नाम रखा था ना, एफ डी डी का हमने डेल्टा एक्स नाम रखा था। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? एरिया और डेल्टा, यानी एरिया और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। आपको मैंने पिछले लेक्चर वॉल्यूम ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी पढ़ाया था कि वॉल्यूम जो होता है वो डेल्टा एक्स और एरिया के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी 3 डायमेंशन होती हैं, 2 एरिया की और एक ये और ये आपस में कैंसिल हो गए तो एफ बाई ए वैसे ही प्रेशर के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रेशर को वर्क इन अ यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं कि एक वॉल्यूम में कितना वर्क डन हुआ है, किसी भी वॉल्यूम में कितना वर्क डन हुआ। आइए जरा स्टूडेंट इस पे आते हैं, व्हाट इज दिस, इसको भी बारीक बीनी से जरा समझने की कोशिश करें। अगर आप मैं कहूं कि जो ये हमारे पास है रो जी एच, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन अ यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी इन अ यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। तो इस बात में भी किसी किस्म की जो है वो मुबालगत नहीं होगी। आप देखें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? mgh ओवर वॉल्यूम, ये पढ़ा था, अब सबको इसका पता होगा। अब स्टूडेंट गौर से देखें, मास पर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? डेंसिटी के इक्वल होता है, रो जी एच। यानी आप देखें पोटेंशियल एनर्जी ना यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल आ रही है? रो जी एच के। तो इसका मतलब है इसको हम कह सकते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम है हमारे पास। स्टूडेंट लास्ट इस पे आते हैं, हाफ रो वी का स्क्वायर, ये हमारे पास आया हुआ है। अब यहां भी गौर से देखिए, आप देखें कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ एम वी स्क्वायर के, वी स्पीड वाला है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास वॉल्यूम है, ये हमारे पास दिया है। आपको पता है मास पर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? डेंसिटी के इक्वल होता है, यानी डेंसिटी वी का स्क्वायर हमारे पास आ गया, यानी हाफ रो वी का स्क्वायर आ गया हमारे पास। वो किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के। यानी इससे मैं कह सकता हूं ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल है, ये कांस्टेंट है। यानी हम अगर सबके साथ वी एलसीएम निकाल लें तो वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो हर वक्त क्या रहता है? हमारे पास कांस्टेंट रहता है। यानी सारा वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किसी भी वॉल्यूम की उनका सारों का सम हर वक्त कांस्टेंट रहता है। ये तमाम एनर्जीज हैं स्टूडेंट आपके पास। सो यानी आप यहां से ये बात अखज़ कर सकते हैं कि एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे यहाँ 1 1 थे, यहाँ 2 2 थे, यानी एक एनर्जी दूसरी एनर्जियों में चलेगी। यानी अगर यही फॉर्मूला यहाँ आता तो W2 PE2 KE2 हमारे पास आ जाता। सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है जो बर्नौली इक्वेशन ने हमें समझाया था। तो स्टूडेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या पढ़ा बर्नौली में? हमने पढ़ा कि P प्लस रो जी P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 के स्क्वायर के। ये हम लोगों ने अभी बर्नौली थ्योरी से हमने ये तमाम बातें समझी थी। अब क्या होने वाला है, और इनको मैंने प्रूव भी कराया। मैंने कहा एक्चुअली है क्या, ये वर्क, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जियों का जो सम है किसी भी वॉल्यूम का, हर एक का वॉल्यूम ले लें, किसी भी वॉल्यूम का, वो हर वक्त कांस्टेंट होता है। एंड दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट एक जनरली हम इस लॉ से कुछ चीजें प्रूव करने की कोशिश करते हैं।
इसको थोड़ा सा मजीद समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, ये एक पाइप है हमारे पास, ये ट्यूब है, इस ट्यूब पे हमारे पास ये ट्यूब है और इसमें एक फ्लूइड गुजर रहा है। अच्छा, एक बात जो मैंने बर्नौली थ्योरी में नहीं बताई, आपको आइडियल फ्लूइड लेना है। वो फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए, वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, वो लैमिनर होना चाहिए और उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, वो होना चाहिए। फर्ज करें ये फ्लूइड आपका ये गुजर रहा है यहां से, ये फ्लूइड गुजर रहा है, ये फ्लूइड आपका देखें, ये फ्लूइड अपने अपने रास्ते से लैमिनर फ्लो में ये यहां से यहां निकल गया। अभी थोड़ी देर पहले आप पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब एरिया छोटा हो जाता है ना तो स्पीड हाई हो जाती है, यानी इस जगह पे जो वाटर की स्पीड है फर्ज करो v1 और इस जगह पे जो वाटर की स्पीड v2 है, तो v2 इज ग्रेटर देन v1, हालांकि एरिया 1 इज ग्रेटर देन एरिया 2। अगर क्रॉस सेक्शनल एरियाज में जाया जाए तो एरिया, ये वाला एरिया बड़ा है लेकिन इसकी स्पीड कम है। रीजन, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, फर्ज करें ये वाटर जा रहा है हमारा, ये लॉन्ग द सरफेस जा रहा है जिसकी हाइट निग्लिजिबल है, यानी दोनों की सेम ही हाइट है, आपका फ्लो कर रहा है। तो अगर दोनों की निग्लिजिबल हाइट है तो ये वाला फार्मूला में इस हाइट को हम जीरो समझ लेते हैं, ये भी जीरो, ये भी जीरो, एक मिनट के लिए समझ लेते हैं। जब आप जीरो यहां लगा लेंगे, यहां भी जीरो लगा देंगे, या ये दोनों हाइट सेम है यूं समझ लें, जब ये दोनों हाइट सेम हो जाएंगी, ये भी एच हो जाएगा, ये भी एच हो जाएगा, तो रो जी एच और रो जी एच आपस में कैंसिल हो जाएंगे सेम होने की वजह से, यानी एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब स्टूडेंट एग्जांपल लेते हैं, हमें एक बात तो समझ आ गई है, ये वाटर जा रहा है, वाटर की आमतौर पे जो डेंसिटी होती है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। अगर याद हो तो चैप्टर नंबर 8 9 क्लास में जहां स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का पढ़ा था आपने, उसमें आपने वाटर की डेंसिटी को बड़े अच्छे तरीके से स्टडी किया था। तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है आपके पास, ये तो पक्का हो गया। अब मैंने जैसे कहा कि v1 की स्पीड v2 से छोटी है, यानी इसकी स्पीड कम है, हम ले लेते हैं, ज्यूम करते हैं v1 की स्पीड ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड, जबकि v2 की स्पीड चूंकि वो ज्यादा है वो 5 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं, और इनकी वैल्यूज को जरा इसमें लगा के हम प्रेशर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट के लिए, ये प्रेशर 1 है, ये हाफ, ये 1000 है, रो 1 क्या हमारे पास 2 का स्क्वायर, ये P2 है, ये प्लस हाफ रो 1000 है, और ये हमारे पास 5 का स्क्वायर आ गया। 2 उसके स्क्वायर से कट जाएगा, और यहां भी ऐसे ही 2 500 तो ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 ये भी आ जाएगा। P1 इज इक्वल टू, ये तो आई एम सॉरी, प्लस 200 आ गया आपके पास। P2 हमारे पास 25 0 0 0 25 5 125, तो ये 1000 था, सॉरी। अच्छा, अब आ गया, अब इनमें से कौन सा, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, हम यूं करते हैं P2 को यहां ले आते हैं, और ये 2000 जो है ये उस साइड पे 12500 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास P1 माइनस P2, जब 2000 को उसमें से माइनस करेंगे तो 10500 आ जाएगा पास्कल में, क्योंकि प्रेशर की यूनिट यही होती है हमारे पास। गौर तलब बात है स्टूडेंट, गौर तलब बात है कि प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है, 10,500 का आ रहा है, सिर्फ महज डबल से मतलब 2.5 गुना ज्यादा स्पीड है, 2 टाइम्स, मतलब 2.5 गुना ज्यादा स्पीड है। अगर देखें 2 टाइम्स और हाफ, 2.5 टाइम्स ज्यादा स्पीड है, लेकिन प्रेशर में डिफरेंस कितना आ रहा है, 10,500, यानी P1 में से P2 माइनस करें, यानी यहाँ का जो प्रेशर पानी का है उसमें से यहाँ के प्रेशर को माइनस करें, तो आप देखें कि कितना ज्यादा प्रेशर यहाँ है, यानी जब इसके प्रेशर में से उसके प्रेशर को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10,500। इट्स टू मच, ये बहुत ज्यादा प्रेशर है। आप देखें ये माइनस P2 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस P2 होगा, यानी इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ
कि 10,500 में P2 ऐड करेंगे तब जाके P1 आएगा, यानी P1 बहुत ज्यादा बड़ा है। P1 तक पहुंचने के लिए P2 का जो प्रेशर होगा उसमें 10,500 ऐड करना पड़ेगा, यानी P1 इज ग्रेटर देन P2 बाय 10,500। यानी ये ऐसे ही है कि जैसे फर्ज करें अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ और दोनों ने एक दूसरे को हरा दिया 2 मैचेस में, ऑस्ट्रेलिया ने 3 रन से हराया और न्यूजीलैंड ने अगले मैच में 150 रन से हराया, तो हमें ये बात जरूर सेटिस्फाई करती है कि न्यूजीलैंड ने बहुत बड़े मार्जिन से जीता। ये भी बहुत बड़ा मार्जिन है स्टूडेंट, यानी एक तो P1 ग्रेटर है, लेकिन P1 वाली साइड पे V1 की स्पीड जो थी वो बहुत कम थी अगर देखा जाए एज कंपेयर टू P2। इसका मतलब हुआ जहां जहां स्पीड कम होती है वहां प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है। सो ये बात बर्नौली थ्योरी से हमें पता चली कि व्हेन स्पीड इज लो प्रेशर इज हाई, प्रेशर हाई होगा, और वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो। मेरे एक स्टूडेंट ने पिछले साल मुझसे कहा सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए, मैंने कहा इनवर्सली नहीं हुए। इनवर्सली में क्या होता है कि सेम रेशो से चीजें कम या ज्यादा हो रही होती हैं, कि जैसे फर्ज करो अगर एक यूनिट अगर एक चीज हमने डबल की है तो वो आधा हो जाना चाहिए, लेकिन वो आधा नहीं होगा इनवर्सली में होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें कोई रेशो का सिस्टम नहीं है। बस इतना याद रखें, स्पीड जितनी जितनी कम होती जाएगी प्रेशर इतना बढ़ता जाएगा, इसका वाइस वर्सा, यानी स्पीड जितनी ज्यादा होगी प्रेशर लो हो जाएगा। इस जगह का प्रेशर स्पीड हाई होने के बावजूद भी इधर के प्रेशर से कम होगा, यानी यहां का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हम अपना लेक्चर काम को पहुंचाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरी के जो एप्लीकेशंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तब तक मेरे साथ रहिएगा, बड़ी मजे की बातें इंशाल्लाह बर्नौली थ्योरी के हवाले से संभाल के रखी हुई हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।